बार बार मैं रिपीट करता हूँ एनसीईआरटी की बात, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। एनसीईआरटी इज लाइक ए गीता, गीता के समान है। जैसे गीता पढ़ते हैं उसी प्रकार से एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, काफी अच्छा लिखा गया उसको। हम खुद पढ़ते रहते हैं, बीच बीच में जब मौका मिलता है तब हम उसको पढ़ते हैं, देखते हैं कितना अच्छा लिखा गया है। हाँ, तो हम लोग टैक्स पढ़ रहे थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स कल देख रहे थे कि कितने तरह के टैक्स से सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है। और उसमें बहुत सारा टैक्स देखा हम लोगों ने, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। लास्ट हमने देखा था, कौन सा टैक्स देखे थे आप? विंडफॉल टैक्स, विंडफॉल टैक्स देखे थे, ठीक है, राइट। अब हम लोग देखेंगे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी, जीएसटी से सब लोग परिचित होंगे, सारे लोग। जीएसटी के पहले कौन सा टैक्स था? वैट था, और बहुत सारे टैक्स थे, वैट ही नहीं था, बहुत सारे टैक्स थे, लगभग 17 टाइप्स के, 17 टाइप्स के सेंट्रल टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस एंड सेस को मर्ज करके जीएसटी बनाया गया। जीएसटी क्यों लाया गया? जब हमारे यहाँ ऑलरेडी टैक्स था ही, तो टैक्स सिस्टम था, हमारे यहाँ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस हैं, सेंट्रल टैक्सेस हैं, स्टेट टैक्सेस हैं। 3 इंस्टीट्यूशन इस कंट्री में है जो टैक्स लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज। लोकल बॉडी मीन्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इनके द्वारा टैक्स लगाया जाता है। तो जीएसटी के पहले जो टैक्स था हमारे यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, और उसमें क्या था कि डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन की काफी संभावना रहती थी। एक ही आइटम पर दो बार, तीन बार टैक्स लग रहा है। तो जितना बार टैक्स लेगा, टैक्स इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। जब भी टैक्स लगता है तो वस्तु या सेवा की कीमत बढ़ जाती है। कोई भी टैक्स अपने घर से पे नहीं करता है। जैसे फॉर मैन्युफैक्चरर, इफ टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन ए मैन्युफैक्चरर बाय द गवर्नमेंट, तो मैन्युफैक्चरर को टैक्स पे करना है तो अपने घर से नहीं करेगा, वो क्या करेगा, वो प्राइस को बढ़ा देगा। हु विल पे? कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स विल पे, ठीक है। तो इसका भार कंज्यूमर पर पड़ता है, हम सभी कंज्यूमर्स हैं, तो ये बर्डन हम पर पड़ता है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए था कि जीएसटी को लगाया गया। हमारे देश में, दुनिया में, पूरे दुनिया में सबसे पहले जीएसटी लगाया गया फ्रांस में 1954 में, 1954 समझिए। प्लानिंग हमारा स्टार्ट हुआ कब? 1951 में, और 1954 में फ्रांस में जीएसटी लगा। हमारे यहाँ जीएसटी लगाने का प्रक्रिया शुरू हुआ 2004 में, कि हमारे देश में भी जीएसटी लगाया जाए। 2004 से शुरू हुआ, तो हमारे यहाँ तो बहुत है, अच्छा कीजिएगा तभी विरोध, बुरा कीजिएगा तभी विरोध। डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रधानमंत्री माफी मांग लें तभी विरोध, नहीं माफी मांगे तभी विरोध, वो करे क्या? अजीब बेसही। तो 2004 में शुरू हुआ कि भारत में भी जीएसटी लगाया जाए, और संघर्ष करते करते हम लोग फाइनली 2004 से शुरू किए और 2017 में सफलता प्राप्त की। फ्रांस में जब जीएसटी लगा था, तो आज जैसे कैबिनेट वहां का डिसीजन लिया कि हमको जीएसटी लगाना है, और कल वहां लागू हो गया।
हम शुरू किए 2004 में, और 13 बरस वनवास कितना दिन हुआ था भगवान का, राम का? 13 बरस अथक प्रयास करने के बाद हमारे देश में जीएसटी लागू किया गया। इसके बाद भी बोलते हैं कुछ विपक्षी पार्टियां, जैसे ही हम सत्ता में आएंगे जीएसटी को हम हटा देंगे, पुरानी व्यवस्था ही रखेंगे, वही अच्छा था। डेमोक्रेटिक कंट्री है, अजीब हाल है यहाँ का। ठीक है, तो 17 में जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी जब लागू हुआ तो ऑल टैक्सेज वर मर्ज इन जीएसटी। इसी जीएसटी के बारे में आपको पढ़ना है। जीएसटी इज ए सेंट्रल टैक्स, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, कैसे कलेक्शन होता है इसका, कैसे लागू किया जाता है इसका, क्या फीचर्स इसके हैं, क्या रेट इसके हैं, इसमें कंपनसेशन सेस क्या होता है, किन की कौन जीएसटी पे, इसके थ्रेशोल्ड में कौन आएगा, कौन जीएसटी पे करेगा, एवरीथिंग। गॉट इट? दिस इज द स्टोरी अबाउट जीएसटी। आपको इसी पढ़ना है, थोड़ा सा लिखिए तब बताएंगे। इन आवर कंट्री, सॉरी, नो, फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री, France is the first country where GST was imposed in 1954. Where GST was imposed in 1954. Thereafter, many countries of the world, bracket, more than 140 countries, implemented GST in their country. Implemented GST in the country. Okay. Our tax system was very complex. Our tax system was very complex. Therefore, it was a difficult one for new businessmen, for new businessmen and startups. In India, GST started to implement in 2004, but finally we became successful to implement GST in 2017, July 2017. The GST is the biggest tax reform. The GST is the biggest tax reform which was implemented through 122 constitutional amendment
कॉन्स्टिट्यूशनल, CONSTITU, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसलिए क्या किया गया, संविधान संशोधन करना पड़ा, 122वां संशोधन करना पड़ा, 122, 122वां। क्या जी? 106 हुआ है अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 102 हुआ है। जाओ तो 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कितना है लास्ट, कितना है? 122 नहीं है ना? मैं तो चलो कैसे भाई ऐसा हो गया। कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम भगवान हैं, हमसे भी गलती होता है, ऐसा नहीं है, नहीं कोशिश करते हैं गलती न हो। लिखाएंगे तो सही लिखाएंगे, नहीं लिखाएंगे तो नहीं लिखाएंगे, इतना जानिए। बट आई एम नॉट ए गॉड, मे बी हमसे भी मिस्टेक हो सकता है कहीं पे। मैं चौंक गया, कैसे बोली। तो इसके लिए कहीं करना पड़ा, क्या था इसमें? इसमें था कि स्टेट गवर्नमेंट्स, वी हैव स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। हमारे यहाँ उस समय 29 स्टेट्स थे, राइट नाउ वी हैव 28 स्टेट्स। 29 स्टेट्स थे जम्मू कश्मीर को लेकर के। तो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट का कंसेंट भी बहुत आवश्यक था, इसीलिए अमेंड करना पड़ा इसको। स्टेट का भी उसमें कंसेंट होना आवश्यक है, तभी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हर स्टेट को भी लागू करना था उसमें। हमको बहुत सारे स्टेट के टैक्सेज हैं उनको मर्ज करना था, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस को मर्ज करना था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ा। ठीक है, राइट। और हम लोग अपने देश में जीएसटी को लागू कर दिए, करेक्ट। जीएसटी इज बेनिफिशियल, जीएसटी इज बेनिफिशियल फॉर ट्रेडर्स, फॉर ट्रेडर्स। कैसे? ट्रेडर्स, वन टैक्स। अब पूरे कंट्री में, कश्मीर टू कन्याकुमारी, अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, there will be only one tax, that will be GST. अब यहां चला आपने गुजरात से कोई कंसाइनमेंट चला आंध्र प्रदेश के लिए, सॉरी अरुणाचल प्रदेश के लिए। पहले क्या था, जीएसटी के पहले क्या था कि मान लीजिए गुजरात में, गुजरात कोई शहर बताइए, सानन, नाम सुने हैं? सानन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ गुजरात। वहां का एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल एरिया है। आप सुने हैं इसका नाम, जहां नैनो कार बन रहा था टोयोटा में, वेस्ट बंगाल में, क्या नाम उस जगह को भूल रहे हैं हम, वहां पर तो ममता बनर्जी का नाम सुने कि, ममता बनर्जी के नाम?
तो कि हम यहाँ पर बनने ही नहीं देंगे। रतन टाटा बनवा रहे थे तो कहा उन्होंने कि हम बनने ही नहीं देंगे। बहुत विरोध, बहुत लड़ाई हुआ, झमेला हुआ। एंड राइट नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। ठीक है, तो उन्होंने कहा रतन टाटा को कि आप आइए हमारे यहाँ लगाइए प्लांट, हम सारा फैसिलिटी आपको देंगे। तो वहां से रतन टाटा अपना प्लांट को लिए, हटाए वहां से चले गए गुजरात में सानन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, इंडस्ट्रियल प्लेस। बहुत इंडस्ट्रीज वहां पर, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वहां पर। ठीक है, तो मान ली कि मैन्युफैक्चर हुआ सानन में और जाना है उसको अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे पहला टैक्स क्या लगेगा यहाँ? पहला टैक्स लगेगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। इसके बाद क्या गया, तो जैसे गुजरात से चलेंगे, इसके बाद में गुजरात के बाद जो स्टेट आएगा, नेबर स्टेट राजस्थान आ गया। तो यहां पर टैक्स फिर लगेगा। कौन सा लगेगा? सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर यहां लगेगा एंट्री टैक्स, एंट्री टैक्स। चलिए राजस्थान पार कर गए तो आ गए आप हरियाणा में, हरियाणा। यहां पर लगेगा CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। फिर लगेगा एंट्री टैक्स। फिर चले यहां से आप आया, आप हरियाणा पार के यूपी में आइएगा, फिर बिहार में आइएगा, फिर अन्य स्टेट में आइएगा। तमाम स्टेट 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 स्टेट, हर जगह टैक्स 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 लगा जा रहा है। जितना टैक्स लगता है उतना ही उस वस्तु की प्राइस बढ़ती चली जाती है। तो मान लीजिए 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, गुजरात में बना, अरुणाचल प्रदेश पहुंचते पहुंचते 125 रुपया, 130 रुपया, फिर 40 रुपया का हो गया। ठीक है, दिस वाज द प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या था इसमें? जहां है गाड़ी रोक दी गई, जांच कराइए, पेपर दिखाइए, सब ये कीजिए वो कीजिए, जाम होगा अपना, फिर कर बाद छुट्टी मिलेगी। मीन्स इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। अब जहां 2 दिन में या 3 दिन में गाड़ी वहां पहुंच जाती सामान लेकर के, अब पहुंच रहे 5 दिन में, 6 दिन, डिलेड, टाइम बर्बाद हो रहा है। थर्ड प्रॉब्लम क्या था? करप्शन। जहां गाड़ी रुकी, अरे ये है वो है, ये पैसा दीजिए, वो पैसा दीजिए, वो पैसा दो पैसा। ठीक है, तो दिस वाज द प्रॉब्लम। प्लस करप्शन बाय ऑफिशियल्स, करप्शन बाय द पुलिस। अब क्या है, इसी को हटाना था, इसी को हटाना था। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, और डबल टैक्सेशन, ट्रिपल टैक्सेशन, एक ही चीज को लग रहा है बार बार टैक्स। अब क्या है, GST आने पर सीधे एकदम यहां चलाएगा, कोई टैक्स नहीं है, ना यहां टैक्स है ना बीच रास्ता में, कोई टैक्स नहीं है। टैक्स कहां लगेगा? यहां पर लगेगा GST। अरुणाचल प्रदेश से पहुंचने के बाद टैक्स पे करना होगा। तो कंट्री from north to south, east to west, anywhere you can move easily without any paying taxes. Finally, you have to pay the taxes at the point of destination. Right? This is the beauty of the GST. That is, first point is one tax. Second is mitigating cascading effect. इसका विरोध इसलिए थे, आपको बताया नहीं अभी, कि मंदिर में पूजा करो उसका विरोध, नहीं पूजा करो तभी विरोध, खाना खा लिए तभी विरोध, नहीं खाए तभी विरोध। कोई रेशनलिटी नहीं है।
देश में कोई रहता है थिंकिंग, देखिए विरोध होना चाहिए, डेमोक्रेसी में विरोध, जो अपोजिशन होना बहुत आवश्यक होता है, विरोध होना जरूरी है, बट सही जगह पर। आप किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन ही बताना होगा कि इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए। तो हमारे यहाँ वो है ही नहीं, विरोध करना है। दूसरा इसलिए भी विरोध हमारे देश में होता है कि फीता हम ही काटें, हम लागू कर रहे हैं जीएसटी तो बड़ा नाम होता मेरा, अभी लागू कर दें तो इनका नाम हो जाता, तो वोट इनको मिल जाएगा, हमको तो नहीं मिलेगा वोट। लैक ऑफ रैशनैलिटी, ठीक है। मिटिगेटिंग कैस्केडिंग, वन टैक्स बता दिया आपको, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, मिटिगेटिंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, और डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? अच्छा अच्छा, क्या तैयारी कर रहे हैं आप? बीपीएससी का। क्या पढ़ाई किया आपने? मैकेनिकल, कहाँ से किया आपने? हैं? छत्तीसगढ़, किस कॉलेज से? डीमैट, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सब इंजीनियर तो ऑफिसर बन जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? आईएएस में होता है तो 100 आईएएस का सिलेक्शन हो रहा है तो 60 से 65 उसमें आईआईटी इंजीनियर बैकग्राउंड के, कुछ आईआईटीएन है, कोई एनआईटी है, कहाँ है, सब इंजीनियरिंग भूल जा रहे हैं, सब जॉब छीन ले रहे हैं। जो ह्यूमैनिटी साइंस के जो बच्चे हैं उनको मार खा जा रहे हैं, सब जॉब छीन रहे हैं, इंक्रोच कर ले रहे हैं। उनको तो जाना चाहिए, इंजीनियरिंग पढ़ाई किया तो इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहिए, मेडिकल वाले मेडिकल में जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन में सब घुसना चाह रहे हैं। वही हाल स्टेट पीसीएस का भी है, स्टेट पीसीएस यूपी के देख लीजिए रिजल्ट, यहाँ के सबका वही हाल है। एनीवे, वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, तैयारी कीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहते हैं, सबसे चार्म ब्यूरोक्रेट्स का ही है इस देश में। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स में थोड़ा सा फिर बता दूं आपको कि स्टेट सर्विस और सेंट्रल सर्विस में 15 ईयर का गैप होता है, 15 साल का गैप होता है। 15 साल अपने जीवन में आगे जाना चाहते हैं तो सेंट्रल सर्विस यूपीएससी में जाइए आप, और 15 साल पीछे रहना चाहते हैं तो जेपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसी बेटर है। यूपीपीसीएस इन सबों से बहुत अच्छा है, वहाँ डायरेक्ट एसडीएम बनाता है, यहाँ एसडीएम है। ठीक है, डायरेक्ट बनाता है, मतलब आपको बोर्ड लग जाएगा आपके जहां रहिएगा ऑफिस में, एसडीएम, गाड़ी भी मिल जाएगी आपको, और पावर जीरो, यू आर ए वीडियो। बिहार का एसडीएम जो है वीडियो है, नाम खाली बदल दिया गया, एसडीएम लगा दिया। एसडीएम बनने के लिए उनको 15 साल जॉब करना होगा, 15 साल के बाद जाकर एसडीएम बनेंगे। और यूपी में पहला पोस्टिंग एसडीएम होता है, फर्स्ट पोस्टिंग, उच्चारण हो, तो नाम खाली बदल दिया गया है, वही चीज है। सेकेंड है मिटिगेटिंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, फिर भी ऑफिसर्स का जॉब होता है, मैं कहूंगा वो तो बड़ी चीज होता है, ऑफिसर्स का जॉब बहुत अच्छा होता है, कहीं भी ले लीजिए, बहुत अच्छी बात है। एंड थर्ड, वन टैक्स वन मार्केट, वन मार्केट, तीनों चीजें बता दिया आपको हमने। वन टैक्स, देयर इज नो टैक्स इन बिटवीन कश्मीर टू कन्याकुमारी और अरुणाचल प्रदेश टू गुजरात, देयर इज ओनली वन टैक्स, बेरोक तो गाड़ी निकलेगी वहां से, दिल्ली से रांची की ओर चली जाएगी, बीच में कोई रोक टोक उसका नहीं है, कोई पेपर चेक ये दिखाइए, वो दिखाइए, वो दिखाइए, रोकिए कुछ नहीं है, सब समाप्त कर दिया गया, ठीक है। कैस्केडिंग इफेक्ट्स, ये सब समाप्त हो गया, न यहाँ टैक्स है, न यहाँ टैक्स है, न यहाँ टैक्स है, न यहाँ टैक्स है, सिर्फ टैक्स यहाँ लगेगा।
ओनली वन टैक्स, जीएसटी। जो कमोडिटी वहां जाएगा वो किस ग्रुप में आता है, जीएसटी में दो तीन चार चार पांच तरह के टैक्स रेट होते हैं, उसके हिसाब से वहां उनको पे करना, ठीक है। एंड वन मार्केट, इंडिया विल बी वन मार्केट। कहीं भी अपने प्रोडक्ट को आप सेल कीजिए, आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रांची में, यू कैन सेल इट टू चेन्नई, हैदराबाद, श्रीनगर, वेयर एवर यू लाइक, वेयर एवर यू गेट मोर प्रॉफिट मार्जिन। बहुत अच्छी बात हो गई, सारी बीमारी दूर हो गई आने के बाद इससे, ठीक है। इट इज ऑल्सो बेनिफिशियल, it is also beneficial to, it is also beneficial to, पानी कब का है, आज का है, थोड़ा सा लिया क्या, तो इसको फेंक दीजिए, इसको फेंक लाइए, पानी थोड़ा रख दिया कीजिए। It is also beneficial to consumers, it is also beneficial to consumers, as it is also beneficial to consumers, कंज्यूमर्स, हम सभी कंज्यूमर्स हैं, हम लोग को भी सीधा इसका लाभ मिलता है, मिलेगा जी, इस लागू करने से ये लाभ मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट, इसमें नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट दैट इज, इट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस प्राइस बर्डन 25 to 30% of the commodities. जिस चीज का आप पेमेंट कर रहे हैं, खरीदते हैं सब वस्तु सेवाओं का, उसका प्राइस हम ज्यादा पे कर रहे हैं, जीएसटी लगने के बाद इनकी कीमतें जो है सो 25 से 30% कम हो जाएगी। क्या मतलब हुआ, कैसे, तो टैक्स 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 टैक्स, जहां तक जा रहे हैं टैक्स लगते जा रहे हैं, हर स्टेट का टैक्स होता है। अब क्या हुआ, सारे टैक्स खत्म हो गए, देयर इज ओनली वन टैक्स, जीएसटी, दैट विल इम्पोज, फाइनली वहां जाके करेगा। तो जब ये टैक्स समाप्त हो गए तो प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो हमारा जो बर्डन पड़ रहा था, एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा था, वो कम हो जाएगा, चीजें थोड़ी सस्ती हो जाएंगी, ठीक है। इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, जब फास्ट ट्रांजैक्शन होगा, बीच में कोई रुकावट नहीं होगा, गाड़ियां तेजी के साथ चलेगी, सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा, तो उससे क्या होता है कि मोर प्रोडक्शन, मोर कंजम्पशन, मोर इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो उतना ही ज्यादा कंजम्पशन भी हो। सप्लाई ग्रोथ पढ़े, ग्रोथ बताया था हमने, सप्लाई और डिमांड, सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड। तो सप्लाई साइड ये है कि सामान यहां बना, कहा, मुंबई बना, रांची आ गया, बीच में देयर इज नो इंटरप्शन, ये सप्लाई चेन कहा जाता है। फ्रीक्वेंटली रांची आ गया, रांची में डिमांड है, फटाफट लोग उसको खरीद लिए, सामान को खरीद लिए, मोर प्रोडक्शन, मोर कंजम्पशन,
एक साइकिल चलता है, फास्ट साइकिल चलेगा तो उतना ही तेजी के साथ इकोनॉमी। ठीक है, इट इज इजी टू कंप्यूट बिकॉज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, टैक्स रेट इज ऑलरेडी डिफाइंड, बीच में कोई रुकावट नहीं है, टैक्स हैज टू पे एट द पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन, बिल्कुल साफ पता हमको कि किस वक्त कौन सा कमोडिटी है, क्या टैक्स लगेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इसके चलते ये आसानी से उसको कंप्यूट किया जा सकता है। राइट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है इंडिया will be associated with the world market because most of the country have adopted GST। तो दुनिया के अधिकांश देशों में जीएसटी लागू हो गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में हमें काफी सुविधा होगी, इंडियन मार्केट को अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से उसको लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द जीएसटी। अब समझना है कि लागू कैसे होता है इसमें आप, तो दैट इज जीएसटी। हेडिंग कीजिएगा जीएसटी फ्रेमवर्क। फर्स्ट है इंट्रा स्टेट टैक्स, इंट्रा स्टेट ट्रेड, एंड सेकेंड इज इंटर स्टेट ट्रेड। ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रेड का मतलब होता है ट्रेड, क्या है, राज्य के अंदर होता है। करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ट्रेड विद इन द स्टेट, राज्य के अंदर जो ट्रेड, जैसे राज्य हमारा ये जैसे झारखंड है, तो झारखंड के अंतर्गत ही ट्रेड हो, तो रांची टू गुमला, रांची टू हजारीबाग, रांची टू सिमडेगा, रांची टू पलामू गढ़वा, ये सभी क्या है राज्य के भीतर ही है। रांची टू दुमका, इसको इंट्रा स्टेट ट्रेड करते हैं। अब लेकिन राज्य से बाहर राज्यों के बीच, अब रांची टू कोलकाता स्टेट चेंज कर गया, झारखंड टू वेस्ट बंगाल, उसको हम इंटर स्टेट ट्रेड करते हैं। झारखंड टू रायपुर, झारखंड टू ये रांची टू पटना, इंटर स्टेट। समझ बात? अब दोनों जगह कैसे लागू होगा समझना आपको। आ रहा समझ में आपको? इकोनॉमिक्स पढ़े हैं कभी इंजीनियरिंग में? इंजीनियरिंग में इकोनॉमिक्स
वो तो दूसरा चीज होगा, ऑपरेशन रिसर्च। आजकल तो इंजीनियरिंग में पढ़ाई होता है इकोनॉमिक्स का, जितनी आईआईटीज हैं हर जगह इकोनॉमिक्स पढ़ाई होती है। हाँ, हर जगह। अब बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छी। यस, तो दोस्तों यू हैव टू अंडरस्टैंड टू टर्म्स, इंट्रा स्टेट and interstate. Now it is clear. Intra-states within the states, interstate out of state. ठीक है, और between the states, within the states and यहां लिख देते हैं आपको बल्कि लगे कैसे, अगर इफ ट्रेड इज इंट्रा स्टेट तो वहां पर लागू होगा सीजीएसटी। ठीक है, एंड आईजीएसटी। सीजीएसटी एंड सॉरी नॉट आईजीएसटी, एसजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, एट ए टाइम, एक ही बार दोनों लागू होगा। हमने क्या बताया, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट कोई कंसाइनमेंट इज गोइंग टू रांची टू हजारीबाग, तो हमने क्या कहा है कि रांची में कोई प्रोडक्शन हुआ रांची में और जाना है इसको हजारीबाग, तो रांची में कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स कहां लगेगा, हजारीबाग पहुंचने के बाद। एंड एट हजारीबाग at a time two taxes will be imposed, CGST, SGST। अब निर्भर करेगा कि प्रोडक्ट कौन सा है, किस रेट का है। मान लीजिए कि प्रोडक्ट है जिसका रेट है 18%, जीएसटी ने रेट डिफाइन कर दिया है 18% रेट का है, तो टोटल लगेगा 18%, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं। तो उसका 9% टैक्स रेवेन्यू का 9% will automatically go to the central government and 9% to the government of Jharkhand, means state government। अगर वो रेट है 12% का तो 6% will go to the central government and 6% to the state government। Got it? तो एट ए टाइम दोनों लगता है इंट्रा स्टेट ट्रेड में। क्लियर, राइट। अब मान लीजिए हमारे यहां वी हैव यूनियन टेरिटरी ऑल्सो, है ना, हमारे यहां तो यूटीज भी हैं। यूनियन टेरिटरी में कैसे लगेगा, एक तो हो गया स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरीज, यहां लगेगा सीजीएसटी, यूटी यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, एक ही साथ दोनों टैक्स लगेंगे। क्लियर, क्लियर, कोई डाउट? क्लियर। अब आते हैं हम इंटर स्टेट ट्रेड में।
यहां पर सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, इंटरस्टेट बिटवीन द स्टेट्स, रांची टू भुवनेश्वर, द कंसाइनमेंट इज गोइंग फ्रॉम रांची टू भुवनेश्वर एंड टैक्स विल बी इम्पोज्ड एट भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर पहुंचने पर कौन सा टैक्स लगेगा? तो लगेगा आईजीएसटी। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्लियर? इफ द ट्रेड इज interstate, only IGST will be imposed. अब मान लीजिए 18% का रेट का वो प्रोडक्ट है, तो टोटल 18% विल बी ट्रांसफर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। आईजीएसटी का टोटल पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है, राइट? सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है और एसजीएसटी का स्टेट गवर्नमेंट का। तो जहां आईजीएसटी है वहां पर एकमात्र अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है। स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट गेट टैक्स रेवेन्यू। इफ द ट्रेड इज इंट्रा स्टेट तो 50% स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा और 50% सेंट्रल। इतनी ही बात को आपको समझना है। क्लियर? क्लियर? एवरीबॉडी इज नाउ फीचर्स ऑफ जीएसटी। फीचर्स ऑफ जीएसटी। फीचर्स मीन्स फीचर्स, FEATURES, फीचर्स। फर्स्ट, GST is a dual tax system. GST is a dual, DUAL. GST is a dual tax system. It implies that at a time CGST and SGST will be imposed. CGST and SGST will be imposed. एक ही साथ दोनों लगाया जाएगा। Second, GST is an indirect tax which is imposed only by the central government, only by the सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी को नहीं लगाती है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार है इस टैक्स को लगाने के लिए। शेयर मिलेगा उनको, इंट्रा स्टेट ट्रेड में शेयर चला जाएगा, ऑटोमेटिकली चला जाएगा, लेकिन उनको स्टेट गवर्नमेंट पर इस पर अधिकार। थर्ड पॉइंट, GST is imposed on supply of the commodity.
सप्लाई ऑफ द कमोडिटीज, सप्लाई जो सप्लाई मतलब यहां से वहां निकल सब सप्लाई करते हैं, वो सप्लाई पर लगाया जाता है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन, DESTINATION, GST is a destination based tax. Earlier we had production based tax. Earlier we had production based tax. मतलब पहले जहां प्रोडक्शन होता था वहीं पर टैक्स लगता, पहला टैक्स तुरंत लगेगा। कौन? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी वैल्यू एडेड टैक्स। अब क्या है? डेस्टिनेशन, कहां? तो प्रोडक्ट बना भुवनेश्वर में, जाना है उसको श्रीनगर, तो भुवनेश्वर से गाड़ी लेके चली श्रीनगर के लिए, टैक्स पेमेंट कहां होगा? श्रीनगर में। डेस्टिनेशन श्रीनगर इज द डेस्टिनेशन। पहले क्या था? प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स, यहीं पर रांची में बना है या भुवनेश्वर बना है तो भुवनेश्वर में ही टैक्स लगेगा, पहला टैक्स। बाकी रास्ता में तो टैक्स लगेंगे ही, फर्स्ट टैक्स जो है वहीं लग जाएगा, वो सब खत्म। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, राइट। जीएसटी इज ए GST is a tax neutral. GST is a tax neutral. Tax neutral. What is meaning of this? Tax neutral का मतलब होता है कि GST लगाने के पहले वी हैड ऑलरेडी टैक्स सिस्टम, पहले तो टैक्स सिस्टम था ही हमारे पास, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, स्टेट गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। इसके बाद जीएसटी आ गया। तो जीएसटी लगाने के पहले मान लीजिए कि हमको पूरे टैक्स से 100 रुपए मिलते थे, और जीएसटी लगाने के बाद भी कम से कम हमको 100 रुपए मिलना ना चाहिए। जितना पहले मिलता था उतना तो मिलना ही चाहिए, बल्कि ज्यादा मिलना चाहिए, कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिए। अगर उससे कम मिलता है तो क्या फायदा? तो अच्छा तो पहले ही वाला था ना। मान लीजिए जीएसटी लगाने के बाद पहले मिलता था वो 100 रुपए, अब मिल रहा है हमको 90 रुपीज। तो टैक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट, तो सरकार को परेशानी ना आ जाएगी। इसलिए कम से कम 100 रुपीज मिलना चाहिए, बल्कि मोर देन दिस। दिस इज द मीनिंग ऑफ द टैक्स न्यूट्रल। गेटिंग माय पॉइंट? कितना पॉइंट लिखा है आपको? क्या पॉइंट हुआ है? 5 पॉइंट हो गया। और एक आधो पॉइंट दिखा दे रहे हैं, वैसे पॉइंट तो और है, कुछ फीचर्स इसके हैं, विशेषताएं हैं, ठीक है। The tax rate of the GST will be decided by the tax rate of the GST will be decided by GST Council. GST Council, COUNCIL, GST Council, headed by the finance minister of the country, headed by the finance minister of the country. इसका रेट या कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आ रहा है तो जीएसटी काउंसिल उसको डिसाइड करेगी। जीएसटी काउंसिल का हमेशा हेड कौन होगा?
तो देश का जो फिनांस मिनिस्टर होगा वही होगा। कौन है फिनांस मिनिस्टर हमारे? लगातार भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली फिनांस मिनिस्टर बन गई है वो। कंटिन्यूअस काफी दिनों से वो लगातार फिनांस मिनिस्टर बनी हुई है, निर्मला सीतारमण। शी इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट फिनांस मिनिस्टर, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, राइट। एक पॉइंट और लिख लीजिए। टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, to implement GST, a portal, PORTL, a portal, GSTN. GSTN was created. GST network. GSTN was created. ओके, GST मतलब एक पोर्टल बनाया गया, इसी के द्वारा जो है सो रिटर्न दाखिल कीजिए आप। एक टेक्नोलॉजी है, और पैसा जैसे ही यहाँ जमा कीजिएगा ऑटोमेटिकली पैसे जो है सो ट्रांसफर हो जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक पॉइंट और देखिए, for imported items, for imported items, for imported items, आजकल बच्चे मोबाइल भी रखते हैं साथ ही साथ कि टीचर क्या पढ़ा रहे हैं, कहीं इधर उधर तो नहीं वो फटका रहे हैं चेक करते रहते हैं बीच में मोबाइल देख देख के कहीं उल्टा पलटा तो नहीं बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज। हाँ, क्या लिखा? फॉर इंपोर्टेड आइटम, IGST will be imposed. For imported items, IGST will be imposed along with custom, CUSTOM, custom oblique import duty, import duty। ठीक है, तो सबको इंपोर्ट ड्यूटी सबको मर्ज कर दिया गया, लेकिन कस्टम ड्यूटी अभी भी है। कस्टम ड्यूटी इज ऑल्सो इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है वो। जब आप इंपोर्ट करेंगे तो फर्स्ट यू विल हैव टू पे द कस्टम ड्यूटी। मान लें कि आप एप्पल का मोबाइल फ़ोन लिया, बाहर से मंगा रहे हैं, तो वहाँ आपको कस्टम ड्यूटी पे करना होगा। और साथ ही साथ एक ही टैक्स लगेगा, IGST। कोई उसमें SGST, CGST नहीं लगेगा, सिर्फ IGST लगेगा। जितनी इंपोर्टेड आइटम्स हैं सब पर एक टैक्स लगेगा, राइट। सरकार अगर छोड़ दे तो अलग है, पॉलिसी के तहत वो अलग होती है। कुछ आइटम को सरकार टैक्स बढ़ाती है, टैक्स घटाती है, कुछ छोड़ देती है, पॉलिसी होता है वो। लेकिन इंपोर्टेड आइटम पर ओनली वन टैक्स विल बी इम्पोज्ड, दैट इज IGST प्लस कस्टम ड्यूटी, दोनों लगेगा साथ ही साथ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हेडिंग लीजिए, टैक्स रेट। टैक्स रेट, टैक्स, हाँ जाइए, टैक्स रेट्स इन GST। GST has 5 tax rates। GST has 5 टैक्स रेट। GST के अंतर्गत 5 तरह के टैक्स रेट होते हैं।
0%, 5%, 12%, 18%, 28%. Right? 0% tax rate is 0% tax rate is for negative items. 65% revenue, 65% revenue from the GST comes from 65% of the revenue of GST comes from 65% of revenue from GST comes from 18% रेट, 18% रेट सबसे ज्यादा यही कॉमन रेट है 18% वाला, राइट। 28% of the revenue comes from 12% rate, 12% rate. 28% rate of the GST is imposed on luxury goods. Luxury goods. Luxury goods along with compensation cess. compensation cess जो लग्जरी गुड्स होते हैं, जैसे आप कार खरीद रहे हैं, महंगी गाड़ी खरीदते हैं, तो आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा। BMW गाड़ी पर चलिएगा तो आप तो छोटा मोटा आदमी नहीं है भाई। आप BMW गाड़ी 35-40 लाख से उसका प्राइस शुरू होता है, तो जेब भी आपको उतना ही हल्का करना पड़ेगा, 28% कर देना पड़ेगा। उतना ही से फुर्सत नहीं है, इसके बाद देना होगा 15% देना होगा आपको कंपनसेशन सेस, लग्जरी आइटम, राइट। Besides these rates, there is a special rate of 0.25%, 0.25%, 1.5%, 0.25%, 1.5%, and 3%। ये सब स्पेशल रेट रखा गया जीएसटी में। जैसे हमारे गोल्ड, सोना आप खरीद रहे हैं तो सोना पर 3% लगता है जीएसटी, 3%। आप खरीद रहे हैं ज्वेलरी तो उसको 1.5% है रेट, ठीक है। बट अदर कमोडिटीज खरीद रहे हैं आप तो आपका ए रेट लागू होगा। हाँ, लग्जरी आइटम तो है ही सोना, लेकिन उस तरह का नहीं है, डीमेरिट गुड्स कहा जाता है इसको। अब चूंकि उसको इससे रखा जाता है कि इतना रेट बहुत महंगा ना हो जाएगा, और टैक्स लगा इसमें रख दिया जाए तो बहुत महंगा ना हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि भाई
थोड़ा सा बहुत ज्यादा पनी तो महंगा बहुत ज्यादा सोना है, तो बहुत ज्यादा पेनाल्टी ना हो जाए कहीं वो, इसके वजह से थोड़ा सा रेट रखा गया, उसको 3% सोना पर रखा गया, कम से कम रुपया मिलना चाहिए, राइट। ये रेट्स हैं, ये डिपेंड करेगा आइटम पर, डिफाइन कर दिया गया है किस आइटम पर कितना रेट लगेगा, ऑल डिफाइंड है, उसी हिसाब से आपको यू हैव टू पे द टैक्सेस, जीएसटी पे करना है। नेक्स्ट, कंपनसेशन सेस। शेष आप लोग बताइए, पहले सब बताएंगे हमको। शेष सबसे पहले हम क्लास पहला जो शुरुआत है टैक्सेस, शेष इज ए टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स। जैसे देखिए, जब भी टैक्स को लगता है तो टैक्स बेस पर लगता है, टैक्स बेस। अब टैक्स बेस क्या है, मान इनकम है, मान लीजिए इनकम इज 100 रुपीज, ठीक है, ये रुपीज में है। टैक्स रेट इज ये परसेंटेज में है, ये 10% हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टैक्स रेवेन्यू, कितना टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा, 10 रुपया, होगा ना जी, टैक्स लग गया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सेस। अब गवर्नमेंट कहती है कि इस पर हम 10% सेस लगाएंगे। हाँ क्यों, एक मिनट, about the cess at the rate of 10%, ये 10% कितना हुआ, टैक्स ऑन टैक्स होता है, तो कितना हो गया ये, ₹1, तो टैक्स रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 10 + 1 = 11। अब क्यों, क्वेश्चन आपका क्यों लगाएंगे, इसलिए लगाया जाता है टैक्स, इसलिए लगाया जाता है जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है और उनके जो पैसे का जो एक्सचेकर हैं, स्रोत हैं, उनको मान ली खाली हो या पैसे नहीं है या और खर्च करना है, तो सरकार सेस लगा देती है, इस सेस के द्वारा हमारा पैसा आ जाएगा और काम पूरा हो जाएगा। मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट बनाना है सरकार को, रेलवे लाइन बिछाना है कहीं पर, और सरकार गवर्नमेंट नीड्स मनी, और सरकार के बजट अलाउ नहीं कर रहा है, पैसे नहीं है, तो सरकार सेस लगा देगी, ठीक है। अब सेस कहाँ लगेगा, जैसे इनकम टैक्स, उस पर सेस लगा हुआ है, हेल्थ एंड कौन सा टैक्स जी, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। आप पेट्रोल खरीदते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे करते हैं तो वहां पर सेस लगा हुआ है, कौन सा सेस लगा हुआ वहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, जितना रोड, रेलवे, पावर, एफोर्डेबल हाउसिंग, ये सारी चीजों सरकार खर्च करती है, उस पैसे को खर्च करेंगे, तो इस पे सेस इज टेम्पोररी इन नेचर, तो जरूरत जो पड़ता है तो सेस लगा देती है सरकार, और जब काम पूरा हो गया हटा देंगे, ठीक है ना। शेष जो है सोना का अंडा देने वाली मुर्गी के समान है, एंड शेष इज वेरी इजी। बात और सरकार क्यों लगाती शेष, जब भी कोई टैक्स होता है तो टैक्स को इंपोज करने के लिए गवर्नमेंट को फाइनेंस बिल के द्वारा जाना पड़ता है, एंड फाइनेंस बिल हैज टू बी पास फ्रॉम बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जहां पर बहस होगी, उसकी चर्चाएं होंगी, उसका पक्ष में होगा, विपक्ष में होगा, हंगामा होगा, बहुत दिक्कत होती है। और शेष के लिए कोई फाइनेंस बिल की जरूरत नहीं है, कोई पार्लियामेंट से पास करने की जरूरत नहीं है,
जब चाहे गवर्नमेंट इज विल ऑन द विल ऑफ द गवर्नमेंट, पैसे घट गया सेस लगा दीजिए, काम पूरा हो गया हटा दीजिए। समझ बात? दिस इज कॉल्ड सेस। क्लियर? हाँ, कहाँ चल रहे थे हम लोग? कॉम्पेंसेशन सेस। जब जीएसटी लग रहा था तो सम ऑफ द स्टेट्स वेयर अपोजिंग जीएसटी, इसका विरोध कर रहे थे, नहीं जीएसटी मत लगाइए, हमको नुकसान हो जाएगा, हमारा स्टेट का लॉस हो जाएगा, आप जीएसटी मत लगाइए। इन इंडिया देयर आर टू टाइप ऑफ स्टेट्स, वन इज कॉल्ड कंज्यूमर स्टेट्स एंड अदर इज कॉल्ड प्रोड्यूसर स्टेट्स और मैन्युफैक्चरर स्टेट्स। वी आर इन कंज्यूमर स्टेट्स, हम कुछ बनाते नहीं हैं, हम लोग खाते हैं कि बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये सभी जो है कंज्यूमर स्टेट्स हैं, कुछ बनाते नहीं हैं। एंड प्रोड्यूसर स्टेट्स और मैन्युफैक्चर स्टेट्स आर तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ये सब क्या है? मैन्युफैक्चर स्टेट्स हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर स्टेट्स हैं वहां क्या लगता था? वैल्यू एडेड टैक्स। कहां पर? जैसी प्रोडक्शन हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी कौन सा? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड स्टेट गवर्नमेंट वाज इम्पोजिंग वैल्यू एडेड टैक्स। उनका तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या हो जाएगा? जीरो ना हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, ये वैट जो है जब लगा दीजिएगा तो जीरो हो गया, उनको नहीं मिलेगा फिर। क्यों? तो वैट हैज बीन मर्ज्ड, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हैज बीन मर्ज्ड इन जीएसटी। और बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इन राज्यों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मिलता ही नहीं था उससे, ये तो जस्ट इनको कोई असर नहीं है, इसलिए दे वेर अपोजिंग, उनको मनाया। तो अच्छा, जो हमने कहा कि लगाने के लिए राज्य के कंसेंट बहुत आवश्यक था, बिना कंसेंट के आप लगा नहीं सकते। उनके यहाँ का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां से पास करना था उसको, तो कहीं हम पास ही नहीं करेंगे। हम क्यों पास करेंगे भाई? मेरा लॉस हो रहा है इसे। हाँ, हाफ होना चाहिए। तो फिर उनको कहा गया कि ठीक है भाई, आपका जो लॉस है उसको हम भरपाई करेंगे, आपका जो लॉस हो रहा है उसको हम भरपाई करेंगे, वी शैल कंपनसेट इट। तो फर्स्ट ईयर जो हमको फर्स्ट 3 ईयर करेंगे आपको हम 100%। कितना आपको वैल्यू एडेड टैक्स से मिलता है उतना हम 3 साल तक देंगे आपको 100%। 5 साल तक ही हम कंपनसेट करेंगे, 3 इयर्स करेंगे 100%, 4th ईयर जब आएगा उसको हम 75% करेंगे, 5th ईयर आएगा तो उसको हम 50% करेंगे, इसके बाद हम नहीं करेंगे। नहीं, 5 साल तक हम आपको जो लॉस हो रहा है, आपका मान लीजिए आपका लॉस 100 रुपया है, तो 100 रुपया हम अपना बजट से निकाल करके आपको हम देंगे। तो देने के लिए बजट से हम देंगे, बजट नहीं, हम देंगे। कहां से देंगे? तो उसके लाया गया पैसा कहां से आएगा? इसी को कहा था रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो कंपनसेशन सीज 28% जहां जीएसटी लगेगा उनको 15% और देना होगा कंपनसेशन सीज। वो जो पैसा होगा उसी पैसा को हम आपको ट्रांसफर करेंगे 5 साल तक, राइट। बट इसी समय कोरोना आ गया, 17 में लागू होता है जीएसटी, 17/5/22 तक था उनका, 19 में कोरोना हमारे देश में आ गया था,
और कोरोना के कारण तो जानते ही हैं कि बहुत सारी अव्यवस्था खड़ी हो गई देश में, तो उसको फिर बढ़ा दिया गया, अब 5 साल और बढ़ा दिया गया। 22 में जो समाप्त हो रहा था, नाउ इट विल कंटिन्यू अप टू 2026। 26 तक कंपनसेशन से सेंट्रल गवर्नमेंट इन राज्यों को पे करेगी। किसको पे करेगी? द स्टेट। सबसे ज्यादा लॉस हो रहा था तमिलनाडु को। हमारे देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब, मैग्नेटिक पावर हाउस तमिलनाडु है, तो सबसे ज्यादा लॉस हो रहा था तमिलनाडु को। तमिलनाडु को, आंध्रा को, तेलंगाना को, कर्नाटक को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, इनको उस सेस के द्वारा करें। दिस इज कॉल्ड कंपनसेशन सेस। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक से समझ में आ रहा है ना? ओके, क्या लिखा आपने? सेंटेंस बोलिए। हेडिंग कंपनसेशन सेस ना। When GST was being imposed, in our country, some state government, when GST was being imposed in our country, some of the state government were opposing GST. The reason was they had a revenue loss. With implementation of the GST. These states were Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Maharashtra, Gujarat. Therefore, the central government had given undertaking to these states to compensate their revenue loss. To compensate their revenue loss till 5 years. Revenue loss till 5 years, beginning from 2017. First 3 year, 100% compensation will be provided. 100% compensation will be provided. In fourth year, 75%, and fifth year, 50% compensation will be provided. After this, no compensation will be provided to the states. No compensation will be provided to the states. But in 2019, COVID-19 came in our country.
COVID-19 came in our country and the central government was not in a position to provide compensation to these states. Therefore, this time limit was extended. This time limit was extended up to 2026. Up to 2026. Right? The central government will collect revenue through compensation cess imposing on the commodities on which GST is imposed with the rate of 28%, जिन पर 28% का जो आइटम आते हैं जब जीएसटी लगता है उन पर कंपनसेशन सेस लगेगा, वो जो पैसा आएगा उसी पैसे से सेंट्रल गवर्नमेंट इनको कंपनसेशन देगी। 22 में समाप्त हो रहा था, नाउ इट विल कंटिन्यू अप टू 2026. दिस इज कॉल्ड कंप्लीट. गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट, थ्रेशोल्ड लिमिट. Threshold limit of GST. ओके, मतलब क्या है? कौन आदमी जीएसटी पे करेगा, किसको जीएसटी पे करना है, ठीक है? फॉर प्लेन एरिया, नोट डाउन, फॉर प्लेन एरिया for plain area, the threshold limit of the GST that is transaction limit is threshold limit of the GST that is transaction limit is 40 lakhs per annum. 40 lakhs per annum. Plain area means we are in plain area, झारखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान, ये सभी जो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा सब प्लेन एरिया में ही माना जाता है इसको। तो यहाँ पर कोई व्यवसाय कर रहा है तो उसका 1 साल का अगर ट्रांजैक्शन 40 लाख से ऊपर है तब उसको जीएसटी पे करना है। उससे कम है ट्रांजैक्शन समझते हैं, डेली का लेन देन को ट्रांजैक्शन कहते हैं, तब उसको जीएसटी पे करना है, अन्यथा उसको जीएसटी पे नहीं करना है। नेक्स्ट, फॉर हिली एरिया इन द नॉर्थ ईस्ट, फॉर हिली एरिया इन द नॉर्थ ईस्ट the threshold limit is 20 lakhs. Threshold limit is 20 lakhs per annum. नॉर्थ ईस्ट, हमारे जो स्टेट्स है नॉर्थ ईस्ट के, उनमें अगर कोई व्यवसाय कर रहा है आदमी, उसका ट्रांजैक्शन 20 लाख से कम है तो ही हैज टू पे नॉट एनी जीएसटी। वो रजिस्ट्रेशन कराना, जिसमें क्या रजिस्ट्रेशन पड़ता है,
रजिस्ट्रेशन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 20 लाख से अगर ऊपर है तो उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा करके जीएसटी देना होगा। अगर नहीं देते हैं तो गवर्नमेंट विल टेक लीगल एक्शन। ठीक है, अगर नहीं लेते हैं आप और बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें आप चोरी कर रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं आप। इस तरह से इसको जीएसटी लागू किया जाता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज। अब क्या है, उस समय था कि जीएसटी रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स, जितना मिलना चाहिए उतना होना चाहिए। तो जब जीएसटी लागू किया गया था तो ये उम्मीद रखा गया था कि एवरी मंथ वी शैल रिसीव मोर देन 1 लाख करोड़ फ्रॉम जीएसटी। 1 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट को जीएसटी से आ जाएगा। दिस वाज एक्सपेक्टेशन इन 2017 के हर एक महीना में जीएसटी से गवर्नमेंट को 1 लाख करोड़ रुपया आ जाएगा। ठीक है, कोरोना में थोड़ा सा कम हुआ था, कोरोना तो बहुत स्थिति दूसरी थी उस समय, बट राइट नाउ वी आर गेटिंग मोर देन 1 लाख करोड़। अभी जो करंट कितना चल रहा है, मोर देन 1,72,000 करोड़। एक महीने का मोर देन 1,72,000 करोड़ जीएसटी से हमारा टैक्स आ रहा है। ठीक है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का भाई टैक्स तो बहुत जरूरी है, टैक्स नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा आपका। तो इट इज वेरी गुड स्टेप। जीएसटी आने से हमको बहुत फायदा हुआ और सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत फायदा हुआ, टैक्सेस भी बहुत तरह कॉम्प्लिकेशन खत्म हो गए। इट इज वेरी गुड स्टेप फॉर गवर्नमेंट। दिस इज ऑल अबाउट द जीएसटी। ओके, राइट। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी कुछ और सी चीजों को जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज पहला चीज तो आप लिखिए लैफर कर्व। समटाइम क्वेश्चंस आर आस्क्ड लैफर कर्व। एक मिनट, वेट वेट वेट, ये तो हो गया स्टेट टैक्सेस। सॉरी, तब चलेंगे आगे। स्टेट टैक्सेस जो फिनिश कर देते हैं तब। स्टेट टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस अभी तक हम लोग जितना पढ़ा है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, दोनों बात पढ़ा हमने। ठीक है, राइट। और अब देखेंगे हम स्टेट टैक्सेस। इसमें कौन सा है, पहला है फर्स्ट इज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स लिख दे रहे हैं आप, ये इनडायरेक्ट टैक्स है वैट ना। दूसरा कौन टैक्स है, लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू ये डायरेक्ट टैक्स। थर्ड टैक्स बोलिए, तीसरा कौन टैक्स है, प्रोफेशन टैक्स। प्रोफेशन टैक्स ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। प्रोफेशन टैक्स कहाँ लगता है, जैसे आप कोई व्यवसाय करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू ओपन बार्बर शॉप, तो बार्बर शॉप के लिए आपको टैक्स परमिशन बाय गवर्नमेंट। वो बार्बर शॉप नहीं जो पेड़ के नीचे जाकर लगा दिए आईना और बाल काट रहे हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आप अच्छा खोलिएगा, खूब अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, एसी वगैरह लगा करके, यू विल हैव टू टेक परमिशन बाय द गवर्नमेंट। और वहाँ आपको यू आर ए
चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू आर ए डॉक्टर, आपका कोई होटल का व्यापार है, रेस्टोरेंट को चलाते हैं, तो यू विल हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड देयर यू विल हैव टू पे द टैक्स, दैट इज कॉल्ड प्रोफेशन टैक्स। ठीक है, उनको प्रोफेशन टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद और कौन टैक्स है? एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी कहां लगता है? लीकर, लीकर जो बनता है स्टेट गवर्नमेंट, उस पर जो है सो टैक्स लगता है, उसको हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, किराए का है। ठीक है, ये कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स। और कौन सा स्टेट गवर्नमेंट लगाती है टैक्स? स्टाम्प ड्यूटी। स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी ये क्या है? डायरेक्ट टैक्स ना। स्टैम्प ड्यूटी जब परचेज करते हैं, लैंड प्रॉपर्टी करते हैं, तो वहां पर आपको यू विल हैव टू परचेज सम स्टैम्प। डिफाइन कर दिया गया है कि हर प्रॉपर्टी का उसका कितना अमाउंट के आधार पर कि आपका कितना का स्टैम्प लगेगा, उतना जाकर के आप आइएगा कचहरी में, तो कचहरी में स्टाम्प खरीद के उसको लगाना पड़ेगा, लगा करके तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो दीज आर द टैक्स। है एक और, ट्रांसपोर्ट टैक्स। ट्रांसपोर्ट टैक्स रोड ट्रांसपोर्ट में लगता है ना। रोड आरटीओ होते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी होते हैं। जब आप बीपीएससी से करके जाएंगे और यू आर गोइंग थ्रू द जेपीएससी, तो एक पोस्ट होता है रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, आरटीओ जिसे कहते हैं। इट वेरी गुड पोस्ट। वेरी गुड पोस्ट मतलब ये है कि है बहता हुआ स्रोत इसमें बहुत बड़ा है, इतना बड़ा बड़ा स्रोत है कि आप मतलब स्रोत को संभाल नहीं पाएंगे, स्थिति इसकी है। असीम भ्रष्टाचार, डूबा हुआ है पूरा भ्रष्टाचार भारत। ठीक है, कोई उपाय नहीं इसका, ऊपर वाले भगवान ही बचा चुका है। वो लाइसेंस बनता जो है ड्राइविंग लाइसेंस, तो उस समय लगता था 800-900 रुपया में बन जाता था, ये 600 रुपया में बनता था ड्राइविंग लाइसेंस। अभी हम सुने पूछ रहे थे कैसे क्या रूल है जी ड्राइविंग लाइसेंस का? कुछ रूल नहीं, वो बड़ा टफ कर दिया है क्या, तो उसके लिए आपको ट्रायल देना होगा, क्या क्या लफड़ा है। हम तो उसका उपाय दूसरा, तो दूसरा उपाय यही है कि उसको 6200 रुपया खाली दे दीजिए, कोई ट्रायल की जरूरत नहीं है आपको, लाइसेंस आपके घरे आ जाएगा। क्या उपाय? नितिन गडकरी इज आवर रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इतना उपाय करें कि भारत में इतना सब सिस्टम अच्छा हो जाए, वो सब कुछ हो जाए, सब कुछ हो जाए। ये देश अजीब है, भ्रष्टाचार में अखंड डूबा हुआ है नीचे से ऊपर तक। एक बार भगवान भगवान जानते ना, भगवान जो है सो कहीं जा रहे थे, तो उनको 3 आदमी मिले, 3 देश के। मान लीजिए कोई दूसरे देश का था, एक दूसरे देश का था, एक आदमी इंडिया का था। तो पहला मिला जो दूसरे देश का था, पूछा कि भगवान से भाई तो हमको बताइए कि हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार है, कैसे ही भ्रष्टाचार मिटेगा? तो भगवान कहे कि भाई तुम्हारे देश में बहुत भ्रष्टाचार है, इसमें तुम्हारे देश में भ्रष्टाचार को पूरी जड़ से खत्म करने में कम से कम 50-60 साल और लगेगा। दूसरा जो था एक और कंट्री वाला, वो भी आया सामने कि हमारे देश में तो बहुत भ्रष्टाचार है, हमें बताइए क्या होगा, कैसे सुधरेगा? तुम्हारे यहाँ तो और ज्यादा है, तुमको कम से 100-200 साल लगेगा, 200-200 साल लगेगा तुम्हारे देश से भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त होने। तब भारत का नंबर आया कि भाई भारत वाला कहा भाई भगवान हमारे लिए बताइए, हमारे देश में बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत परेशान हम लोग हैं, बताइए। तो भगवान रोने लगे कि तुम्हारा तो उपाय नहीं है, तो समय नहीं, उनका तो 100-200 में खत्म हो जाएगा, तुम्हारा तो भारत का तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये तो अखंड डूबा हुआ है नीचे से ऊपर भ्रष्टाचार, बहुत मुश्किल है।
हैं? इन्फ्लेशन, हाँ हाँ, वैसे भ्रष्टाचार भी जरूरी होता है। इन्फ्लेशन जो हमें कहा था कि थोड़ा जरूरी होता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। माइल्ड इन्फ्लेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ग्रोथ। करप्शन वैसे ही जरूरी है। कोई बात नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो ऐसा होना चाहिए। तो जो कौन है वो नॉर्थ कोरिया वाला जो 30 लोगों को एक दिन फांसी पर लटका दिया हो, वैसे ही कुछ टाइट व्यवस्था हो यहाँ करना होगा। ऐसे कुछ रुकने वाले से अखंड डूबा हुआ है। एनीवे, दीज आर द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं, ठीक है। नीचे एक और लिख लीजिए, कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लिख लीजिए आप लोग। और एक टैक्स और होता है दैट इज कॉल्ड होल्डिंग टैक्स। होल्डिंग टैक्स वो कॉर्पोरेशन लगाती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, हमारे मुल्क में ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या कहीं कहीं बड़े शहरों में म्युनिसिपल, रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, छोटे शहरों में उसको म्युनिसिपैलिटी कहते हैं। तो उन्हीं का ही टैक्स है, उसको कहते हैं होल्डिंग टैक्स। होल्डिंग टैक्स वो स्टेट गवर्नमेंट मैंने डायरेक्ट नहीं, वो कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। तो बात ना, उनके कंट्रोल में होता है स्टेट में ही, लेकिन कंट्रोल होता है कॉर्पोरेशन का, राइट, या और म्युनिसिपैलिटी का। एनीवे, तो दीज आर द टैक्सेस, स्टेट टैक्सेस, राइट। तो दीज आर द सोर्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और इसी में क्या है, ये जो है, ये देखिए, इसी को सेंट्रल गवर्नमेंट बार बार स्टेट गवर्नमेंट के जीएसटी काउंसिल के जो बैठ बताए थे, जब जीएसटी के कोई प्रॉब्लम आता है या रेट चेंज करना है या कोई न्यू टैक्स लगाना है, तो उस बैठक में ही तय होती है, हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण। तो बार बार कोशिश किया रहा है कि इसको वैट को हम जीएसटी में मिला दें। हम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को भी मिला दे रहे हैं, चाह रहे हैं, और वैट को मिला दें, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसको छोड़ना नहीं चाहती है। क्यों? तो सोना के अंडा देने वाला, विदाउट एनी एक्सपेंडिचर, कोई खर्च इसमें नहीं है, सीधे पैसा आ जाता है, न तो इम्प्लाई रखने की जरूरत है, न कुछ रखने की जरूरत है, ये है। और मनवाना है, दैट इज नॉट कॉमन। कुछ स्टेट में कम है, देखिएगा कि ज्यादा है, कुछ कम है, कहीं 18% है, कहीं 19%, कहीं 20% है, ठीक है। पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल एंड डीजल पर, हाँ। अब ये दोनों अगर मिल जाए ना, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट, वैट स्टेट गवर्नमेंट, तो पेट्रोल और डीजल का प्राइस थोड़ा और कम हो जाएगा, थोड़ा और कम होगा। आज के न्यूज पढ़ रहे थे, देखा हमने, आफ्टर 5 इयर्स सबसे लोएस्ट लेवल पर ब्रेंट क्रूड आ गया है। ब्रेंट क्रूड जो होता है, वो क्रूड ना हम लोग बनाते हैं, वो आया है $70 पर बैरल। 70 चला गया था, $90 से ऊपर चला गया था पर बैरल। अभी घट क्या हुआ है, $70 पर बैरल। इसका मतलब ये है कि पेट्रोल थोड़ा और सस्ता होगा, डीजल थोड़ा और सस्ता होगा। लेकिन अगर दोनों मिला दिए, छोड़ दे, स्टेट गवर्नमेंट छोड़ दे, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेडी, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेडी। ये लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं छोड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ दे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी न है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत खर्च है। जितने हाईवेज हैं, रेलवेज हैं, बड़े बड़े कैनाल्स हैं, शिप्स हैं, ये सारे एक्सपेंडिचर है सेंट्रल गवर्नमेंट करना, आर्मी हो रहा है, उस सब जितना है। और तो कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट छोड़ सकते हो, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के सेंट्रल स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सब चलाना होता है, तो उनकी जवाबदेही बहुत ज्यादा है। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट इज रेडी कि ठीक है हम जीएसटी को दे रहे हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट रेडी। हेमंत कौन है यहाँ का, हेमंत सरकार इज नॉट रेडी, देने को तैयार लोग नहीं है, क्योंकि दिस इज वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम, वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम विदाउट एनी एक्सपेंडिचर। और समय तो खर्चा करना पड़ता है, जैसे इसमें क्या है, देखिए अब एक्साइज ड्यूटी है, तभी अपॉइंटमेंट हो रहा है ना एक्साइज पुलिस का, एक्साइज पुलिस का बहाली का सुने थे कि हो रहा है, कुछ इस तरह नहीं हो रहा है ना, ठीक है। और इसमें कोई पुलिस रखने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ नहीं, अपने आप आ जाएगा पैसा। पेट्रोल लीजिएगा ही आप, डीजल लीजिएगा, जैसे ही पेट्रोल डीजल आप परचेज करेंगे, ऑटोमेटिकली इनका पैसा मिल जाएगा।
तो दीज आर द स्टेट टैक्सेस। ओके, अब आइए आप लेफर कर, लेफर कर्व। लेफर कर्व, इनका नाम था अर्थर लेफर, अर्थर ए लेफर, इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने दिया है। बना लिए? अर्थर लेफर और ए लेफर, एक बार समझिए क्या बात है इसमें, तो दिखाएंगे। इनका कहना यह है कि गवर्नमेंट का आय का जो स्रोत है दैट इज द टैक्स रेवेन्यू। जितना टैक्स मिलेगा गवर्नमेंट को उतना ही ज्यादा फायदा होगा, उतनी ही ज्यादा गवर्नमेंट डेवलपमेंट पर कार्य करेगी, वेलफेयर स्कीम चलाएगी, उतनी ही ज्यादा हम लोगों को देखभाल गवर्नमेंट कर सकती। तो गवर्नमेंट को एक अच्छा खासा टैक्स मिलना चाहिए। अब टैक्स अच्छा खासा मिलने का दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि टैक्स रेट को बढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो जो रेट चल रहा है हमारा टैक्स का, जैसे आप कल देखा था आपने इनकम टैक्स का रेट देखा था आपने कि कैसे 5%, 10% से लेकर के 30% तक ऊपर था रेट है। तो फर्स्ट वे इज इंक्रीज द टैक्स रेट। तो टैक्स रेट ज्यादा होगा। एक इकोनॉमिस्ट तो नहीं थे वो, लेकिन वो बोले थे टैक्स लगाने पर कि सरकार को तब तक टैक्स लेना चाहिए, मतलब मुर्गा को तब तक नोचो जब तक कि वो ची ची नहीं करने लगे पकड़ करके। आदमी पर तब तक टैक्स लगाओ जब तक कि पूरा वो दे नहीं पाए। तो लेफर ने कहा कि टैक्स ज्यादा लगाने से सरकार को बहुत फायदा नहीं होता है। टैक्स रेट हायर रखने पर टैक्स रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा, क्योंकि टैक्स का इवेजन होगा, कर की चोरी होगी। हर आदमी का टैक्स देने का एक लिमिट है। अगर किसी को लिमिट से बाहर आप टैक्स लगाइएगा तो नहीं दे पाएगा। कैसे? ठीक एग्जाम्पल दे रहा है आपको। अभी जैसे फेस्टिवल चल रहा था, कौन सा था अभी पूजा? कौन पूजा था अभी? गणेश पूजा था, और कौन पूजा था? गणेश पूजा था। देख रहे थे रोड में मार सब गाड़ी वाले से पकड़ पकड़ के चंदा काट रहे थे, ऑटो वाले से भी पकड़ के काट रहे थे। कोई और पूजा था कोई भाई है? तीज नहीं, एक और कोई था यहाँ का, ट्राइबल्स का कोई पूजा था यहाँ का, जो है कुछ था ना, कर्मा कर आने वाला है, अभी अभी नहीं हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है।
उसी के लेकर के। तो मान लीजिए कि ऑटो वाले को पकड़ा आपने, तो रुको 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 भाई, चंदा दो। तो मान ली कि आप 10 रुपया दे काट दिए उसको, या 20 रुपया काट दिए, तो दे देगा। आप कहे कि 5 रुपया दो, तो कहे ठीक है हम कल दे देंगे, और 5 दिन अपना ऑटो घरे लगा देगा। कर्मा जब पूजा खत्म हो जाएगा तब वो ऑटो निकालेगा। वो 5 रुपये कहां से देगा बताइए ना। जिसका 200-300 रुपये कमाई पूरे दिन भर में चलाने पर होता है, उसको आप कह रहे हैं कि 500 रुपये हमको चंदा दीजिए। तो हर आदमी का एक लिमिटेशन होता है। तो अर्थर ने कहा कि कर का रेट बढ़ाना चाहिए, उतना ही बढ़ाना चाहिए जितना के लोग आसानी से कर दे सके। अगर इससे ज्यादा बढ़ाते हैं तो कर आय बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। क्यों? तो लोग टैक्स की चोरी करेंगे, जिसको टैक्स इवेजन कहा जाता है। टैक्स इवेजन अभी हम बताएंगे आपको क्या होता है। इसी बात को फिर अर्थर ने कहा कि देयर शुड बी ए आइडियल टैक्स रेट। अगर टैक्स रेट बढ़ गया है तो धीरे धीरे कर को उसको कम कीजिए और एक आइडियल स्टेट में रखिए, ताकि आसानी से लोग कर का भुगतान कर सके। और आसानी से करेंगे तो ज्यादा टैक्स रेवेन्यू भी मिलेगा आपको, और देने वालों को विशेष कष्ट भी नहीं होगा। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड आर्थर कर्व। नोट कीजिए। क्या नहीं आइडियल होगा? आइडियल होगा संधात ग्राफ कहीं होगा। देखिए टैक्स रेवेन्यू है इधर, टैक्स रेट है, अब ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे ही बढ़ रहा है टैक्स रेट इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे हमारा टैक्स रेट बढ़ रहा है टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते देखिए आप पीक पर पहुंच गया। अब इतना ज्यादा बढ़ा दिए तो अर्थ में कहा इतना ज्यादा बढ़ा दिए क्या होगा, तो कर की चोरी होगी, लोग टैक्स नहीं दे पाएंगे, तो टैक्स रेवेन्यू आपका घटने लगेगा। टैक्स रेट तो बढ़ रहा है, टैक्स रेवेन्यू आपका घट, जितना ही बढ़ाइएगा उतना ही ज्यादा जो है सो टैक्स रेवेन्यू की चोरी होगी, और टैक्स रेवेन्यू अपने घटने लगेगा। नहीं घट रहा है। यहां से देखिए, मान लीजिए टैक्स रेट इतना है, ये देखिए है इतना लेते हैं हम, तो टैक्स रेवेन्यू इतना हो गया। फिर हम इसको और बढ़ाते हैं, यहां चले आते हैं, तो टैक्स रेवेन्यू देखिए इतना हो गया। फिर यहां आते हैं, ये देखिए यहां पर, तो टैक्स रेवेन्यू इतना हो गया। यहां आते हैं तो टैक्स रेवेन्यू क्या है, ये देखिए इतना है। लेकिन इसके बाद भी हम बढ़ाते हैं टैक्स रेट, फिर भी हम टैक्स रेट बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, घटने लगेगा। हम तो यहां 100 पर ले लिए हैं, परसेंटेज पर जितना पर बढ़ाते जाइए आप। ये तो आइडियल कहा गया है ना, परसेंटेज, ये परसेंटेज में तो है, ये नहीं है 5%। उन्होंने कहा कि एक आइडियल होना चाहिए। आइडियल मतलब ऑप्टिमम। ऑप्टिमम ऑप्टिमम मतलब होता है कि सब कोई दे सके उसको। बीरेबल होना चाहिए। अभी उदाहरण दे रहे थे हम, टैक्स रेट ऐसा होना चाहिए कि आसानी से लोग दे सके। अब कर ज्यादा लगा दीजिए तो कहां से कोई देगा, बात समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ज्यादा रहे तो कर की चोरी होगी, लोग चोरी करेंगे, जिससे टैक्स रेवेन्यू आपका घट जाएगा। दिस इज द मीनिंग। ठीक है, नोट डाउन। द लाइफर कर्व explains a relationship between the tax revenue, and the tax rate.
He says that he said that the government cannot increase its tax revenue with increasing its tax rate, because if tax rate is much higher, because if tax rate is much higher, the tax revenue will decrease. The tax revenue will decrease because of tax evasion. Because of tax evasion. Therefore, the government should decrease. Therefore, the government should decrease the tax rate downward. Therefore, the government should decrease tax rate downward to its optimum level. To its optimum level, so that everyone in the society may bear the minimum burden of the tax. Minimum burden of the tax. If the government is following this policy, if the government follows this policy, the tax revenue will increase. The tax revenue will increase. He has given a formula as tax revenue is inversely proportional to 1 by tax rate. ठीक है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इसको बहुत बढ़ाइएगा तो घटेगा, इसलिए एक आइडियल होना चाहिए, उतना ही रखिए। आइडियल रखेंगे उस पर सबसे ज्यादा आपको टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, अन्यथा टैक्स का इवेजन होगा। ओके, एक लाइन लास्ट, टैक्स इवेजन वो नोट कर लीजिए, टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन इज illegal means. Tax evasion is illegal means not to pay taxes, not to pay taxes to the government. Like under reporting, the actual income, comma, inflated क्या बोलते हैं उसको, जो सामान वन भेजते हैं साथ साथ इनवॉइस, इन्फ्लेटेड इनवॉइस
इनफ्लेटेड इनवॉइस ईटीसी। ठीक है, जैसे आपका इनकम है 10 लाख रुपए इन हुआ, आप कहते कि मेरा इनकम तो 5 लाख रुपए 3 लाख रुपया है, ये 6 लाख रुपया है, या अभी गवर्नमेंट कर दिया कि 7 लाख रुपए तो कोई टैक्स पे करना ही नहीं है, कि मेरा लाख तो 6 लाख 75,000 रुपए है। ठीक है, या फिर गलत तरीके से आप जो है सो इनवॉइस जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें करते हैं चोरी, आप दिखाना क्या है, दिखाने कुछ है। तो दिस ऑल आर इलीगल मीन्स, इसको टैक्स इवेजन कहते हैं। इसमें अगर आप पकड़ में आ जाइएगा उस पर आप पर लीगल एक्शन हो जाएगा और यू विल हैव टू पे द टैक्सेस प्लस जेल भी में रहना पड़ेगा आपको, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे जीएसटी हो कोई भी हो। ठीक है, इसको हम टैक्स इवेजन कहते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर बहुत ज्यादा टैक्स हो तो लोग टैक्स इवेजन करना शुरू कर देंगे। तो टैक्स इवेजन कम से कम हो, नहीं के बराबर हो, इसलिए एक आइडियल टैक्स रेट होना चाहिए सो दैट आसानी से लोग टैक्स दें, उसमें सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू प्राप्त होगा। ठीक है, देयरफॉर गवर्नमेंट शुड डिसाइड, जब भी टैक्स लगाए तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए कि हम कितना टैक्स लगाएं। दैट इज कॉल्ड बर्डन ऑफ टैक्स। एंड फिर बता देंगे आपको हम एडम स्मिथ कैनन ऑफ टैक्सेस। एडम स्मिथ नाम सुने हैं? उनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर इकोनॉमिक्स कहा जाता है। फादर इकोनॉमिक्स उनको इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? फादर तो उनको कहना चाहिए था, हमारे यहाँ थे वो, क्या नाम उनको था, चाणक्य। चाणक्य को कहना चाहिए था फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बल्कि ग्रैंड फादर है पढ़ेंगे वो। एडम स्मिथ दिए थे 1776 में, उनसे 2000 वर्ष पहले चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था उनसे 2000 वर्ष पहले। उनको फादर इकोनॉमिक्स नहीं कहा गया, इनको क्यों कहा गया? फादर तो उनको ना होना चाहिए था, ये कैसे फादर हो गए हैं? एक्चुअली उनका जो अर्थशास्त्र है वो इनफैक्ट तो राजनीति का पुस्तक है, नाम अर्थशास्त्र है लेकिन वो राजनीति का पुस्तक एक है अभी तक। ये हो सब नॉलेज भी हम लोग कम है। हुआ क्या ना बीच में कि हमारी ज्ञान तो बिल्कुल हम लोग को बंद कर दिया गया। भारत ये समझा गया कि भारत ज्ञान का देश ही नहीं है। ज्ञान का देश कौन है? तो वेस्टर्न कंट्रीज। सब तो ज्ञान वहीं से फिर बाद में आया, उधर से आकर हम लोग को थोप दिया गया, ये सब जाना गया। जो पढ़े हम लोग जाने उसमें सब हो सकता वो लिखे हो अपना, उनकी बात मानी जा रही है। खैर उनका तो पॉलिटिक्स का तो है ही, पॉलिटिक्स का तो करना ही नहीं है चाणक्य का, जो कि आज भी फॉलो किया जाता है। एनीवे तो खैर इनको जो कहा गया था इसलिए कहा गया था कि जो एडम स्मिथ ने जो भी बातें कहा 1776 में वो आज भी जीवित है। जब भी टैक्स बनाया लगाया जाता है कोई भी नया टैक्स तो ध्यान रखा जाए कि एडम स्मिथ ने क्या कहा था। तो उन्होंने 4 बात कहा था, जिसको कहा था 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन, कर कैसा होना चाहिए। तो अभी ध्यान, इसलिए को फादर इकोनॉमिक्स कहा जाता है, वो बता देंगे बाद में हम। तो कल फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके राइट। ठीक, और कोई डाउट किसी को?